प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे सौभाग्य कि आज हमारे साथ है श्री हरि मोहन जी। आपका ज्योतिर्मय यूट्यूब चैनल है, बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स विशेषज्ञ हैं हमारे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सर, आज आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद इतने प्रतिष्ठित चैनल पर। सर आप ही लोग का सानिध्य है, संगत है। तो हरिमोहन जी, 8 नवंबर आने वाला है। एक 8 नवंबर और आया था 2016 में। दो बड़ी घटनाएं हुई थी। ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और उसी दिन भारत में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। तो खैर आज का हमारा विषय डिमोनेटाइजेशन नहीं है, पर बड़ी घटना है तो जिक्र करना जरूरी था। पर ट्रम्प उस दिन जो है 2016 में अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका चुनाव हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, और एक बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा उनका। विश्व भर में शांति स्थापित की उन्होंने, कोई वॉर नहीं की जो अमेरिका का एक ट्रेंड रहता है। और उनके इस कार्यकाल से, उनके कुछ इस प्रकार के कर्मों से और बहुत सारे देशों के बीच में उन्होंने शांति स्थापित की। नॉर्थ कोरिया तक पहुंच गए, किम जोंग उन से मिल लिए। जो वर्ल्ड ओवर में जो नैरेटिव था उसको ध्वस्त करते हुए उन्होंने इजराइल, सऊदी अरब और इन सब देशों के बीच में भी काफी ज्यादा शांति स्थापित करने का प्रयास किया। एकमात्र 4 साल का कार्यकाल, जब यूएस किसी वॉर में नहीं गया। इससे भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी वहां के डेमोक्रेट्स को, वहां के लिबरल्स को, और वहां के जो ओबामा और हिलेरी क्लिंटन और ये पूरा एक कबाल है उनको। तो 2020 में भी करीब करीब जीत ही गए थे, लग रहा था कि जीत ही गए हैं, पर बड़ी धांधलेबाजियों की खबरें आई और वो अजीबोगरीब सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका का चुनाव का ये जो सिस्टम है, ये है क्या? भारत जैसा तो बिल्कुल नहीं है, और जैसा एक धारणा है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुने जाते हैं, वैसा भी नहीं है। तो ये है क्या? ये आदमी वोट कैसे दे रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आदमी, इस बार तो ये हो रहा है कि कोई भी आदमी बिना आईडी दिखाए जाके वोट दे सकता है। उसको वोट देना अलाउड है, भले वो इमिग्रेंट है, भले वो वहां का रेसिडेंट है नहीं है, सिटीजन है कि नहीं है। और एक दो स्टेट्स में तो आईडी दिखाने पर या आईडी मांगने पर अधिकारियों को जेल भेजने की बात हो रही है। तो किस प्रकार की डेमोक्रेसी है सर, जो अमेरिका पूरा दुनिया को डेमोक्रेसी सिखा रहा है? ये किस प्रकार की खुद डेमोक्रेसी उसके यहाँ चल रही है? हरिमोहन साहब। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए मामला क्या है। एक है ना, वरुण ग्रोवर है जो अब मैं हालांकि बहुत ज्यादा एडमायर नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है चलो। उसने एक शो किया था, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी इंडिया के ऊपर। अगर इंडिया के ऊपर जो उसने शो किया ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो अमेरिका के ऊपर वो शो करेगा भाड़ में जाए डेमोक्रेसी, नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। क्योंकि फ्रॉड है ये डेमोक्रेसी। अगर कहीं देखना है तो वो अमेरिका में है। पूरा कंट्री ही, अगर आप देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब इवन इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, पहले दिन से अगर आप देखेंगे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, जब से अमेरिका का जन्म हुआ है एज अ डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट कंट्री, तब से आपको पता लगेगा कि अमेरिका इज अ फ्रॉड। देखिए अमेरिका का जो सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ था ना सर, उसे थोड़ा सा देखेंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने पूरा लड़ दिया, इन्हें पता ही नहीं था कि क्यों लड़ रहे हैं। सिर्फ इस रियलिटी में, जिस सैमुअल एडम्स की बात ये लोग करते हैं, जिसने वो बॉस्टन टी पार्टी का मामला था, ही वॉज अ टी स्मगलर। अब वो जो टी स्मगलर था, क्योंकि ड्यूटीज कम करने की वजह से उसे नुकसान हो रहा था, उसने बॉस्टन पोर्ट पर जाकर उठाकर टी बैग्स होते वो नीचे फेंक दिए, और उसकी वजह से पूरा का पूरा मामला चल निकला। हालांकि ब्रिटेन बेवकूफ था, इसके हाथ से निकल गया, ब्रिटेन के हाथ से। लेकिन ये जो 13 कॉलोनीज है ना सर, आपको आज के डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर वहां नजर आएगा। असलियत में जैसे भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ऐसे ही 13 कॉलोनीज अलग अलग थी जो ब्रिटिशर्स की गुलाम थी। वो 13 कॉलोनीज के अंदर अपने अपने लॉज थे, अपना स्ट्रक्चर था, अपना इलेक्शन था, अपने प्रिंसिपल, हर चीज उनके पास अपनी थी। तो अमेरिका जब बना, तो असलियत में अमेरिका जब आजाद हुआ, तो असलियत में आपको दिखेगा 13 देश आजाद हुए थे। वो 13 देश इकट्ठे बैठते हैं फिलाडेल्फिया के अंदर,
वो पार्लियामेंट की फॉर्म में, और उन्होंने 13 पेजेस का 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दे दिया। सितंबर था आई थिंक, अगर डेट मुझे सही से याद है तो। सर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया 13 पेजेस का, तो हम कई बार कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, असलियत में वो कभी कॉमन मासेस और लोगों के बीच में, वो गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन एग्रीमेंट होता है ना सिटीजन और स्टेट के बीच में, वो कोई सिटीजन और स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं था। असलियत में वो एग्रीमेंट था 13 स्टेट्स के बीच में, कि हम सब एक रहेंगे, हम सब यूनाइटेड फॉर्म में रहेंगे, और हम यूनाइट करके आपस में डिफेंस, करेंसी और जो दो चार चीजें और हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। बाकी सारा का सारा काम स्टेट इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। यानी सिटीजनशिप से लेकर हर मामले में स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो जैसे जैसे अमेरिका में नए नए स्टेट्स जमते चले गए, हर स्टेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता था, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, मजे की बात, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना स्ट्रक्चर है, सब चीजें अपनी हैं। तो वहीं से पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट, या एक 50 जो देश थे वो इकट्ठे हो गए, और इसीलिए नाम लिखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी ये 50 देश एक साथ हैं, एक झंडे तले हैं, और इन सब में से रिप्रेजेंटेशन आता है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, और स्टेट्स ने या छोटे जो पार्ट्स थे उन्होंने अपनी पावर सेंटर को डेलीगेट नहीं करी। अमेरिका में ही किया। अमेरिका में देश पहले से मौजूद थे, उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ पावर्स सेंटर को दे रहे हैं। यहां भारत आजाद हुआ था, वो भारत ने अपनी पावर स्टेट्स को दी। मैं उस पर अभी बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन पे नहीं जा रहा, बस इतना कहूंगा, हर राज्य का अपना संविधान अलग है, हर राज्य का अपना सिस्टम अलग है, इलेक्शन का प्रोसेस अलग है, कईयों में फर्स्ट पास्ट का पोस्ट सिस्टम है, कईयों में कुछ है, कईयों में कुछ है, हर किसी का अपना है। और यही कारण है सेंटर को वो ये कहते हैं हम अपना ये रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आपके यहां भेज रहे हैं। यानी कॉमन जो मासेस हैं वहां के, वो अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपना स्टेट का, जो बैठ के ये बताएगा कि हम किसकी तरफ जाएंगे। ये समझिए, वो मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वोट हो ना। अब ऐसे में क्या होता है, एक स्टेट है, उसे लगता है कि मेरे यहां पॉपुलेशन कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग, अच्छा मजे की बात यह, पूरा अमेरिका एबोरिजिनल में नहीं है। यानी ये अमेरिका में एक भी आपको रेड इंडियन नहीं मिलेगा। जितने भी हैं वो भाई, मैं और आप भारत के बाशिंदे हैं, मेरे और आपके पुरखे हजारों साल से यहां रह रहे हैं। 2000, 5000, 10,000, 20,000, हम पता नहीं है कितने, लेकिन इतने हजार साल से हम यहीं रह रहे हैं। अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग जितने भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा पुराना जो अपना खानदान बताएगा, जेम्स टाउन वाला, वो 1607 वाला बताएगा कि मेरे बाप दादा 1607 में यहां आए थे और बस गए थे। चलो 1600 में बस गए थे, इसके अलावा नहीं बसे थे। तो असलियत में अमेरिका पूरा कंट्री ही माइग्रेंट्स का है, और वो माइग्रेंट्स का कंट्री है, तो वो दुनिया के सारे माइग्रेंट्स को, पहले तो सारे माइग्रेंट्स को एब्जॉर्ब करता था ताकि वहां आके बसे और उनको पॉपुलेशन बनाए। वो लोग या तो वो यूरोप से आते थे, अफ्रीका से आते थे। अब उसने क्या ट्रेंड अपनाया, उसने ट्रेंड अपनाया कि अब बीच में, यानी अप्रोक्सीमेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब से पासपोर्ट वगैरह लागू हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका आए। इसीलिए वो हमेशा चाहेगा इंडिया जैसे कंट्रीज में सिस्टम्स खराब रहे। इंडिया जैसी कंट्रीज में एजुकेशन तो ठीक हो, टैलेंटेड हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ना हो। क्योंकि अगर टैलेंट होगा और अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो वो टैलेंट अमेरिका भागेगा, और जैसे वो टैलेंट अमेरिका भागेगा, वहां जाके काम करेगा, उसको अमीर बनाएगा। अमेरिका के खुद के बच्चे अमीर नहीं बनते हैं, अमेरिका अपने दम पे अमीर थोड़ा है। वहां पर तो उसने अपने बच्चों को 26% पॉपुलेशन को ड्रग्स दे रखी है,
और वो सोच कर देखिए किसी कंट्री की 26% पॉपुलेशन ड्रग एडिक्टेड हो, वहां पर फिर 29-30% बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर भी वो कंट्री इतना अमीर है। वो इसलिए अमीर है क्योंकि दुनिया को डिस्टर्ब किए रखता है और दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज खत्म करके वहां के सारे टैलेंट को एब्जॉर्ब करके अपनी कंट्री में मंगा लेता है। यहाँ तक कि जो दुनिया भर में जो प्रोडक्ट्स जाते हैं उन कंपनीज का, जैसे हम भारत का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हमारी एफएमसीजी की बड़ी कंपनी है, यूनिलीवर बड़ी कंपनी है, नेस्ले बड़ी कंपनी है, पेप्सिको बड़ी कंपनी है, और इस प्रकार के ये एफएमसीजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उनकी मैक्सिमम ओनरशिप अमेरिकन कंपनीज की है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सबसे मैक्सिमम ओनरशिप, तो आप कुछ भी खरीदते हैं बेचते हैं, अल्टीमेटली जो ओनर होता है उसके पास प्रॉफिट जाता है। तो ओनरशिप चूंकि उनके पास है, उनकी कंपनीज के पास है, उसी में मैं आ इसलिए रहा था। वो, हाँ जी, वो जो माइग्रेंट्स जो जाते हैं ना वो जी, मैं अब वापस से उसी पे थोड़ा आ रहा हूं मैं। इलेक्शंस पे ही आना चाह रहा था जी। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अब ये कि क्या करते अभी इस हैं, समय क्या चल रहा है वहां पर जी। वही सर थोड़ा जी। सा तो देखो, हिस्ट्री का मास्टर तो हिस्ट्री बताए बगैर काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो बिल्कुल देखो सही बात है, मेरे को कंटेक्स्ट चाहिए सपोर्ट मिलना चाहिए इस मामले में। तो जी अब सर। लेकिन क्या होता है कि अब यहाँ अमेरिका को का जो बेसिक पार्ट है वो है माइग्रेंट। अब अमेरिका, पूरे अमेरिका में बहस ही इस तरीके की चल रही है, कौन सा माइग्रेंट। इस बहस में लिबरल्स कहते हैं सारे आ जाओ, लेकिन जो पिछले 200-500 साल से रह रहे वो कह रहे भाई सारे कैसे आ जाओ, प्लीज सारे आने की जगह जो टैलेंटेड हैं वो आओ। ये यही इशू जो है वो वोटिंग के ऊपर है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक ग्रुप खड़े होते हैं और अमेरिका की आदत है कैपिटलिज्म वाली। तो सब कैपिटलिज्म वाली जो आदत है उसमें कैपिटलिस्टिक कंट्रीज ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर दिया है और पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर 4 तरीके की कंपनियों का कब्जा है। 4 जो पूरी इकोनॉमी को ढंग से चलाते हैं। वेपन, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा बैंकिंग, चौथा फार्मा। पेट्रोलियम और फार्मा, सबसे पहला वेपन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेट्रोलियम और फार्मा, 4 कंपनियां। और 4 तरीके की कंपनीज में से चारों की चारों अगर आप उठाकर देखते हैं तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो वेपन इंडस्ट्री का है। दुनिया में जितने भी हथियार बनते हैं या खरीदे बेचे जाते हैं उनका 35% शेयर अमेरिका के पास है। यानी पूरी दुनिया की वॉर इकोनॉमी का 35% अमेरिका के पास है। और अगर पूरी दुनिया की वॉर इकोनॉमी का 35% अमेरिका के पास है तो अमेरिका और वो ये वॉर इकोनॉमी, वो वॉर कंपनीज जो हैं वो अमेरिका के हर सेक्टर के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट लगा के बैठी हुई है और उससे मोटा पैसा बनता है। और वो कंपनियां इस तरीके से हैं कि अगर मतलब वो कंपनियां इस लेवल पर हैं कि पूरे अमेरिकन सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को हिला सकती हैं। और वो सबसे बड़ी भी है, लगभग 20% अगर अमेरिका की इकोनॉमी का बड़ा सेक्टर वेपन इंडस्ट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, वेपन और पेट्रोलियम, तो अंदाजा लगाकर देख सकते हैं। और खेल यहीं से आगे बढ़ता है साहब। इन्हें वेपन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर दुनिया में कहीं वॉर नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिएगा वेपन इंडस्ट्री 10 साल के अंदर मर जाएगी। और ये चीज वेपन इंडस्ट्री ने देखी। 1991 में फॉल ऑफ यूएसएसआर हुआ, 2001 के अंदर वॉर ऑन टेररिज्म शुरू करवा के माने। क्यों? क्योंकि 10 साल 1991 से 2001 के बीच में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, दुनिया में लगभग हर कोई शांत था, वेपन इंडस्ट्री के दम टूट रहा था। और इसीलिए वेपन इंडस्ट्री ने, इसीलिए एक सेक्शन ऐसा भी है जो कहता है कि 9/11 खुद अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री ने करवाया ताकि लड़ाई शुरू हो और उसके हथियार बिके, दुनिया में एक टर्मोइल शुरू हो। मुझे लगता है अब हमारे दर्शकों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि वेपन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहां आ जाता है माइग्रेंट का मामला। सर वेपन इंडस्ट्री के सारे खेल को लोकल्स तो समझ चुके हैं, हथियारों से उन्हें नफरत है, युद्ध से उन्हें नफरत है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहस जो है वो या तो वॉर के फेवर में, अगेंस्ट में। सवाल यही है साहब, उस बहस को वॉर के फेवर या अपोज में नहीं ला पा रहे। वो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फेवर और अपोज में होगी तो प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस होंगे। तो क्या किया जाए?
चुनाव के अंदर जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स है, उसमें वॉर नहीं होना चाहिए, तो एक नया शगुफा एस्टेब्लिश कर दिया गया। क्या था? इमिग्रेंट्स। अब वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको हमेशा से सपोर्ट करने वाली कंट्री डेमोक्रेट्स की है, लिबरल्स की है। वो हमेशा, तभी आप देखेंगे ना, इंडियंस भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि इमिग्रेंट्स को सपोर्ट मिलता है, और इमिग्रेंट्स को सपोर्ट मिलने का सीधा मतलब ये है कि बहुत जबरदस्त लेवल पर डेमोक्रेट्स को वोट्स मिलेंगे। अब डेमोक्रेट्स, अच्छा, अब इंडियंस को समझ में आ गया कि यार ये ज्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे तो हमारे जीवन को भी खतरा है, तो इंडियंस तो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए ट्रंप की तरफ। यही रीजन है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो कमला हैरिस भले ही हिंदू अंश उसके अंदर है, लेकिन वो कोई भी बयान नहीं देती, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि इस टाइम पर उसके पास जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज से आ रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज से हैं, और इमिग्रेंट्स को सपोर्ट दिए रखना कमला हैरिस की मजबूरी है। और यही कारण है, जो जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेट स्टेट्स जहां पर इलीगल इमिग्रेशन इशू बन चुका है और लोकल्स वो वोट नहीं दे रहे, नहीं देने दे रहे, या लोकल वोट जो है वो डेमोक्रेट्स को नहीं पड़ रहे, तो डेमोक्रेट्स ने एक नया खेल खेला कि जो भी अमेरिका में प्रेजेंट है वो वोट डालेगा। अब वही शुरू होता है कि आप सोच कर देखिए, फ्रॉड। अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जो पोस्टल वोट्स होते हैं उसमें कोई आग डाल के चला गया, आग लगाकर चला गया। और बहुत सारी जगह ऐसी भी, पोस्टल बैलेट के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर, और वो पोस्टल बैलेट्स कौन से थे? जो उनके चुनाव में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालेंगे उसको चुना गया कि कितने बंदे ट्रंप के फेवर वाले हैं। ये चीज है, आप सोच कर देखिए, वहां पर आग लगा के चला गया का मतलब ये पूरा फ्रॉड ही है। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है साहब? यहां जैसे ही वो पार्ट ये है, अब इसको हम उस फॉर्म में देखते हैं कि वोट से डल रही है, ट्रंप के ऊपर सर हमला होता है। सोचिए। अच्छा, इसमें एक चीज और, इलीगल माइग्रेंट्स को अमेरिका में बसने देने का और बेनिफिट्स देने का जो सारा काम है वो डेमोक्रेट्स करते हैं, और इलीगल माइग्रेंट्स भर भर के डेमोक्रेट्स को वोट डालते हैं। नतीजा यह होगा, ट्रंप के आपको अगेंस्ट में सारा मामला चला जाएगा। और साथ 3-4 स्टेट्स इधर से उधर हुए, 3 स्टेट्स 50 में से, मामला पलट जाएगा। अब उन्हें लग रहा है पूरे अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट एक वेव है, और खासकर ये जो इस्लामिक कंट्रीज से आ रहे हैं इनके अगेंस्ट वेव है, और ट्रंप की पूरे चांसेस हैं आने के। तो साहब गोली तक मरवा दी, और एक बार नहीं 2-2 बार गोली मरवा दी गई। अब ये खेल अमेरिका में है। अब आप इसे, इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे देखते हैं, या हमें कैसे देखना है, ये तो हमें दर्शकों के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक फ्रॉड ही तो है ये, फ्रॉड सर जैसा कि जीतने के लिए आप कुछ भी करोगे। जी, जैसे आपने पोस्टल बैलेट वाली बात बताई, मुझे तो बंगाल के पंचायत इलेक्शन का याद आ रहा है। इतना घटिया तो वहां होता है इस तरीके से। दूसरा, शायद वहां पर ऐसा भी है क्या, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि आप अपना वोट पोस्ट बॉक्स से भी भेज सकते हैं, मेल से भी भेज सकते हैं, मतलब रजिस्टर्ड या किसी कुरियर से भेज सकते हैं। उस पे आईडी ना हो, सिर्फ आपने एक वोटर का पर्चा निकाल के उस पे अपना साइन कर दिया कि मैं इसको वोट करता हूँ, और वो काउंट किया जाएगा। और इस तरीके से आप 1, 2, 4 बार, 5 बार, मतलब कुछ भी भेज सकते हैं, और उसका कोई ऑथेंटिसिटी की कोई जांच नहीं है, मतलब किसी वोटर के ऑथेंटिसिटी की कोई जांच नहीं है। और वो पिछली बार भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही पूरा खेल खेला गया था कि उनकी काउंटिंग ही नहीं हो पा रही थी। वो 2-3 महीने तक काउंटिंग चल रही थी उनकी। जी, यही होता है। दरअसल क्या समस्या आ रही होती है कि यहाँ पर ये जो फ्रीडम है ना, देखो सर, हमारे यहाँ फ्रीडम विद रिस्ट्रिक्शन, वहां फ्रीडम के नाम पर, नेचुरल राइट के नाम पर आपको सारे ऐसे राइट दे दिए गए कि आप उस पर बात ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कम से कम रिस्ट्रिक्शन के नाम पे बात तो कर सकते हैं, वहां आप बात ही नहीं कर सकते। अब उसके अंदर वोटिंग राइट भी एक फ्रीडम के अंदर आता है, एक राइट की फॉर्म में आता है, इसे भी नेचुरल राइट की फॉर्म में मान लिया गया। अब इसीलिए उस पर रिस्ट्रिक्शन के बारे में आप बात भी नहीं कर सकते। अब रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, उसको रेगुलराइज या रेगुलेट करने के बारे में बात नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है इस चीज के अंदर क्या किया जाए, भैया जिसको जितने वोट डालने डालो, तुम्हारी इच्छा है। अब जिसको जितने डालने हैं वो तो एक अलग मैटर है, सवाल ये है जैसे डालने वैसे डालो।
आपको लगता है पोस्ट के थ्रू, आपको लगता है मेल के थ्रू भी कई सारे वोट्स की धांधली होती है। भाई पुतिन के ऊपर यही तो शोर मच रहा है कि उसने इतने सारे वोट्स भिजवा दिए कि वो अमेरिकन वालों से हैंडल नहीं हुए सिचुएशंस। तो असलियत में हम इसी चीज को मैं बार बार कह रहा हूं, और मैंने इसीलिए कहा, तो मैंने शुरू में कहा था वरुण ग्रोवर वाला, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी और भाड़ में जाए डेमोक्रेसी, वो यही तो है। क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत तगड़ा वाला फ्रॉड अमेरिका में चल रहा है, लेकिन अपने फ्रॉड्स को दबाने के लिए वही वही वाली बात है ना, दूसरे के दाग का इतना शोर मचा दो कि अपने दाग किसी को दिखाई ना दे। और दूसरी बात है सर, असलियत में ओबामा के बाद, ओबामा से पहले जो इलेक्शंस होते थे उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका इतना ताकतवर था, सोशल मीडिया नहीं था, तो मामला दब जाता था। सोशल मीडिया था ही नहीं 2008 में, इतना पेनिट्रेशन कहां था। आप और हम ये डिस्कस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया हद से ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वीडियोस जरा से मामले में अमेरिका के किसी एक स्टेट के अंदर कहीं पर एक पोस्टल बैलेट चल रहा है और उससे पूरे के पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाता है कि भाई अमेरिका की पोल खुल गई। और सच में पोल खुल गई। आज से ऐसा नहीं, पहले नहीं होता था, पहले भी होते थे, लेकिन पहले मामला दब जाता था और नैरेटिव सेट करने के ऊपर जो मोनोपोली थी वो वेस्टर्न कंट्रीज की थी। अब नैरेटिव सेट करने के, उनका नैरेटिव सेट करने में इंडियन मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में और कोई नहीं, इंडियन मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि इंडिया के साथ सबसे ज्यादा नफरत इस टाइम पर हो चुकी है। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो 4 साल में खासकर जो लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच में थी और अमेरिका और चाइना के बीच में थी, उस लड़ाई की तो घूमकर पहले रशिया के पास गई 2022 में। जब ये देखा ना रशिया भी काबू में नहीं आ रहा, उसके पीछे इंडिया खड़ा हुआ है, तो वो तो अब इंडिया के पीछे घूम चुकी है। अभी भी 19 कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया कि आपको, आपसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, सैंक्शन लगा दिया गया है। उस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अमेरिका की एक आदत है अपने रिकॉर्ड्स को छापने के लिए, अपने घटिया काम कांड जो है उनको छुपाने के लिए दूसरों पर उंगलियां उठाता है, दूसरों को सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि रिगिंग ऑफ इलेक्शंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखिएगा क्या अमेरिका में ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशन नहीं होता? दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन अगर कोई करता है तो अमेरिका करता है, लेकिन अमेरिका ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा होता है, पर कैपिटल रेप हाँ, बहुत ज्यादा होता है और बहुत पर अनसेफ है, कैपिटल बहुत अनसेफ है। सबसे ज्यादा। लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूं वो दुनिया को सर्टिफिकेट बांटता फिरता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में एक तरफ तलवार ले रखी है, बंदूक ले रखी है, और एक हाथ में सर्टिफिकेट ले रखा है कि मैं जितने मर्जी रेप करूं, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट अगर तुझे मिल गया ना कि कॉन्शियस, तो इसका मतलब कॉन्शियस, क्योंकि वो इन चीजों को यूज करता है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। और अमेरिका के इंटरेस्ट कम, अमेरिकन कंपनीज के इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं। यहां जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना साहब, वो असलियत में कंपनियां ही खेल रही है। एक तरफ देखेंगे एलन मस्क खड़ा हुआ, वो तो नाचने लग गया ट्रंप के पीछे, क्योंकि बाकी कंपनीज, बाकी जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो किसके, डेमोक्रेट्स के पीछे खड़ा हुआ है। तो मेरा अपना मानना ये है कि असलियत में ये सारे इलेक्शन इस टाइम पर फ्रॉड हैं। पिछली बार जो 20 जनवरी को कैपिटल हिल में हुआ, वो अपने आप में फ्रॉड सिस्टम, वो अपने आप में फ्रॉड सिस्टम को या फ्लॉड सिस्टम को शो कर रहा है। अब प्रॉब्लम यही है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इंडियंस कोशिश कर रहे हैं सवाल उठाने की, तुम अपना देखो। क्योंकि जयशंकर साहब ने एक बार ह्यूमन राइट्स के मामले में कहा था कि जब मेरे लोगों को तुम्हारी कंट्री में कुछ होता है तो मैं भी वही सवाल उठाऊं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इंडिया इनके इलेक्शंस के ऊपर भी एक रिपोर्ट अगर जारी कर देगा तो असलियत में वहां हिट होगा जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा पेश होगा। लेकिन हाँ, इलेक्शंस फ्रॉड है, इसमें कोई तो राय नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिमोहन जी, आपने इतने अच्छे से हमें डिटेल इतिहास के साथ में बताया। और आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू जब आप कंटेक्स्ट दे रहे थे। तो इतिहास की बड़ी आवश्यकता थी कि अमेरिका में जो आज चुनाव हो रहा है उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है और वो कैसे इस हद तक पहुंच गया है कि एकदम फ्लॉड हो गया है कि रिपब्लिकन, अच्छा वहां पे वोटर भी अपने आप को रजिस्टर पहले से करा लेते हैं कि हम रिपब्लिकन हैं या हम डेमोक्रेट हैं, वो फ्लोटिंग वोटर वाला सीन नहीं है। पर खैर बहुत सारे जो डेमोक्रेट वोटर थे, जो ढंग के लोग थे वहां के, वो धीरे धीरे रिपब्लिकन पॉलिसीज की तरफ जा रहे थे। तो डेमोक्रेट्स ने अपने उस गैप को भरने के लिए बाहर से इलीगल इमिग्रेंट बुला बुलाकर यही उनकी सारी संख्या चीजें बढ़ा हो दी। रही थी। और जी जी, तो
जो देश डेमोक्रेसी के नाम पे सारी दुनिया में बम मारता फिरता है, उसके अंदर ये हाल है। तो हम लोग को भी ये समझना चाहिए कि इन लोग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की या इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे भारत में हम डिस्कशन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम भारत में बहुत अच्छे से चुनावी प्रक्रिया हो, डेमोक्रेसी हो, हम उसको आत्मसात करते हैं। हम उसको मानते हैं, हम उसको जीते हैं, हम लोकतंत्र को जीते हैं। जो एक्चुअल प्रक्रिया है, अहिंसक तरीके से नेतृत्व चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ तो गोलीबारी भी हो रही है, पुराने प्रेसिडेंट पे गोली भी चल रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खैर कहानी अब भई अमेरिका है तो अमेरिका है, देखते हैं कितने दिन तक रहेगा। मैं अगले वीडियो में भी आपको आमंत्रित करना चाहूँगा और अमेरिका की जो डॉलर की शक्ति है, उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो किन-किन मतलब हथियारों के अलावा और किन प्रकार की वस्तुओं का हथियार बना के इस्तेमाल करता है दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हरिमोहन जी, आपने हमें समय दिया, इतने अच्छे विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो हमारा लाइक करें, शेयर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और हरिमोहन जी का भी चैनल है ज्योतिर्मय, उस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें, बहुत ही कमाल की जानकारी है, वहाँ भी आपको मिलती रहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हरिमोहन जी, प्रणाम।